वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंट्स द अफेयर फाइनल पार्ट। फ्रेंड्स, आज इस कहानी का फाइनल एपिसोड है। आज ये कहानी आपको अलविदा कह के चली जाएगी, पर हम इसके बाद भी कई बेहतरीन सीरीज लाते रहेंगे। वो कहानियाँ इतनी लंबी नहीं होंगी, 1 या 2 सीजन की होंगी। इस क्रम में हम अगली सीरीज़ ला रहे हैं नेटफ्लिक्स की बिहाइंड हर आइज़। सिर्फ 1 सीजन की ये सीरीज़ हम कल से पब्लिश कर देंगे। बमुश्किल 4-5 वीडियो में हम इसे कंप्लीट कर देंगे। इस सीरीज़ में रहस्य और रोमांच भरपूर है। फिलहाल चलते हैं अफेयर की कहानी पर। जब हम किसी के साथ रिश्ते में होते हैं तब उसे पूरी शिद्दत से निभाना चाहिए। ऐसा न कर पाने पर क्या होता है ये हमने देखा है नोआ की ज़िंदगी में। तो वहीं एलिसन, जिसने कोल का प्यार ठुकरा दिया ये कहकर कि उसका चेहरा उसे मरे हुए बेटे गैब्रियल की याद दिलाता है। कोल उसे मनाने की कोशिश करता रहा, उसकी गलतियों को माफ़ करता रहा, पर वो नहीं मानी। उसने नोआ का दामन थाम ही लिया। शुरू में तो हेलन और कोल दोनों को तकलीफें हुई, जबकि नोआ और एलिसन की अच्छी कट रही थी। पर जैसे ही समय ने करवट बदली, हेलन और कोल तो काफ़ी आगे निकल गए, पर नोआ और एलिसन की ज़िंदगी नहीं रही। आज के पहले हिस्से में नोआ की कहानी बयां होगी। वो विटनी के शादी के लिए सबको डांस की प्रैक्टिस करवा रहा है, पर उसे भी मालूम है कि विटनी ने उसे शादी में आने देने से इनकार कर दिया है। वो बस इन तैयारियों को करवा के अपने शौक़ को पूरा कर ले रहा है। इस तैयारी में सेरा भी है, वो भी डांस में निपुण है। इन सब में जब ट्रेवर अकेले में था तब नोआ कुछ काम करते हुए वहाँ पहुँचा। ट्रेवर ने कहा, डैड, मैं अब आपसे उतनी नफरत नहीं करता जितनी पहले करता था। आप इतने भी बुरे नहीं हो। नोआ ने उसे थैंक यू कहा। मार्टिन भी अब नोआ को तवज्जो देता है। वो अंदर जाकर कोलिन से भी बात करना चाहता था। नोआ ने कोलिन से पूछा, तुम्हारे पेरेंट्स कब तक आएंगे? कोलिन ने बताया कि उसके पेरेंट्स नहीं आ रहे, उसके पिता जेल में हैं। कोलिन ने बताया कि जब वो एयरपोर्ट पर पहुँचे तब उन्होंने शराब पी रखी थी। वो स्ट्रेस दूर करने के लिए ऐसा करते हैं और वहीं अरेस्ट हो गए। नोआ ने कहा, मैं तुम्हारी माँ के लिए टिकट अरेंज कर सकता हूँ। कोलिन ने पूछा, आप इतना सब क्यों कर रहे हैं? मेरे लिए? नोआ ने जवाब दिया, क्योंकि तुम अब इस परिवार का हिस्सा हो। शादी की तैयारियाँ चल रही हैं, पूरे घर की सफाई की जा रही है। नोआ ने जैसे तैसे पैसे अरेंज कर लिए हैं। ब्रूस ने नोआ को देखा और कहा, माइकल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये कहकर वो बाहर की तरफ जाने लगा। नोआ ने उन्हें संभाला। नोआ अंदर नहीं जा सकता क्योंकि विटनी ने मना किया है, पर गेट से ही उसने विटनी को ड्रेस में कार से उतरते देखा। ऐसा देखकर ही उसने अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली। इसके बाद वो यहाँ से चला गया। वो पास के एक छोटे से होटल में रुका है, मेमोरी होटल। यहाँ उसने ड्रिंक ली। कितनी अजीब बात है, उधर उसकी बेटी की शादी हो रही है जबकि वो शराब पी रहा है। वो चाहते हुए भी इस शादी में नहीं जा सकता। और अब जोनी की कहानी। समय चल रहा है 2060 के आसपास का। वो फिलहाल लॉबस्टर रोल पहुंची है। यहाँ नोआ है जो इस रेस्टोरेंट को ऑपरेट कर रहा है। वो अब बूढ़ा हो गया है, पर उसने लॉबस्टर रोल कब खरीदा, आखिर क्या हुआ, ये हमें आगे पता चलेगा। जोनी को नहीं पता कि यह शख्स कौन है, और ना ही नोआ को पता है कि इस लड़की को नोआ ने 2 साल तक अपनी बेटी समझकर उसे अपनी गोद में खिलाया था। उसे अब सुनने की प्रॉब्लम है। उसने कान में हेयरिंग इंस्ट्रूमेंट लगाया, तब उसे जोनी की आवाज़ सुनाई दी। जोनी है अपनी माँ से जुड़े यादों को ताज़ा करने आई है। वो जब 7 साल की थी तब ये रेस्टोरेंट उसके डैड कोल और स्टेप मदर लुइजा मिलकर चलाते थे। यहाँ बैठकर वो भावुक हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे वो सालों पीछे आ गई है, वापस अपने बचपन में। नोआ जब उसका ऑर्डर लेने आया तब जॉनी ने कहा, मेरी माँ ने इस जगह पर काम किया है। नोआ को थोड़ा अचंभा हुआ। इतने में कहानी फिर से पास में जा रही है। अब हम हेलन की कहानी देखेंगे। वो अपने बेटी को तैयार करने में लगी हुई है। जब विटनी को ये पता चला कि गेस्ट लिस्ट उसके डैड ने संभाली है तब वो हेलन पर गुस्सा हुई। मैंने आपको मना किया था, आप कभी भी मेरी बात नहीं सुनती। हेलन ने कहा, तुमने लोगों पर इतना सख्त होना कब से सीख लिया? और तुम क्या चाहती हो, मैं भी शादी से चली जाऊँ? विटनी ने कहा, वो भी एक ऑप्शन है। पता नहीं मैं ये शादी क्यों कर रही हूँ। मुझे कोलिन के साथ वैसा फील नहीं होता जैसा मैं चाहती हूँ। इतने में मार्गारेट आ गई। वो तो और भी परेशान है। केटरर ने चाबी अपने वैन में ही खो दी है, सामान नहीं निकल पा रहा। ब्रूस 2 बार घर से निकल कर बाहर जा चुका है। ब्रूस को लग रहा है कि घर में चोर घुस आए हैं। वो किसी को पहचान नहीं पा रहा। बार बार पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहा है, घर में घुसे चोरों की कंप्लेन करने। और तो और घर का कुत्ता बीमार पड़ गया है। मार्गारेट ने कहा, यह सब बड़ा अशुभ शकुन है। पता नहीं क्या होने वाला है मेरी ग्रैंड डॉटर की शादी में। हेलन ने कहा, आप दोनों शांत बैठ जाओ, मैं सब संभालती हूँ। और विटनी, तुम इसी तरह बाहर आ जाना। अगर तुम खूबसूरत नहीं भी दिखो तो क्या हुआ, शादी ही तो है। थोड़ी देर बाद हेलन जब विटनी को दूल्हे के पास ले जाने को हुई तब परंपरा के तौर पर हेलन ने पूछा, तो तुम ये कैसे चाहती हो, मैं कैसे तुम्हें पकड़ कर ले जाऊँ? विटनी ने अपना हाथ थमाया और कहा, ऐसे। इन लम्हों में आप चाहे जैसे भी हों, आपकी आंखों से आंसू निकल ही जाते हैं। यही लम्हे होते हैं जिसे हम याद रखते हैं ताउम्र।
इस खुशी से विटनी ने नोआ को मरहूम कर दिया। हेलेन विटनी को दूल्हे के पास लाई है। यहाँ शादी की रस्में निभाई जा रही हैं। ब्रूस को कुर्सी से बांध कर रखा गया है। वो बार बार उठकर इधर उधर जाने लगता है। सेरा ने भी अपने लिए हम सफ़र ढूंढ लिया है। सब खुश हैं। हेलेन नोआ को मिस कर रही है। ऐसे लम्हों में अपने चाहे जैसे भी हों उनकी कमी खलती है। शादी के बाद कोलिन ने डांस किया। हेलेन ने इसकी वीडियो बनाई। इसके बाद सब ने उस डांस को परफॉर्म किया जिसे नोआ ने तैयार कराया था। बाद में विटनी ने भी सबको ज्वाइन किया। हेलेन ने इन लम्हों को कैमरे में कैद किया। ये सारी वीडियोज़ वो नोआ को भेजना चाहती है पर उसके हाथ रुक गए। वो पास में ही तो है। इतने में मार्टिन आया। उसने अपनी माँ के साथ डांस किया। हेलेन विटनी और मार्टिन को देखकर ये अपने आप से कह रही है कि उसके बच्चे कितने बड़े हो गए। एक म्यूजिशियन भी हायर किया गया है जो गाते जा रहा है। उसके गानों को सुनकर हेलेन भावुक हो गई। इतने सारे लोग हैं पर वो अकेली सी महसूस कर रही है। अब जब शादी संपन्न हो चुकी है सिर्फ पार्टी ही तो हो रही है। हेलेन से नहीं रहा गया। वो अपना पर्स उठाए निकल पड़ी है नोआ के पास। रास्ते में उसके कदम रुके, जाऊं या नहीं जाऊं। इस समय बैकग्राउंड में गाना चल रहा है, आई विल रेस यू टू द टाइम, आई विल रेस यू टू द टाइम। हेलेन नम आंखों के साथ उस कमरे में गई जहां नोआ है। नोआ ने उसे अंदर आने दिया। उसने पूछा, तुम्हें तो हमारी बेटी की शादी में होना चाहिए था, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हेलेन ने कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। उसने वो वीडियो दिखाई जिसे वो रिकॉर्ड करके लाई है। नोआ ने उसे देखा और मुस्कुराने लगा। नोआ ने वो डांस भी देखा जिसे उसने तैयार कराया था। इसके बाद दोनों ने डांस किया अपनी बेटी की शादी के मौके पर। यहाँ दोनों ने अपने गिले शिकवे दूर किए। और अब जॉनी की कहानी। नोआ उसका ऑर्डर लेकर आया है। वो कुछ पढ़ रही है। नोआ ने जानना चाहा कि वो क्या पढ़ रही है। जॉनी ने कहा, आप क्यों इन सब में इतना इंटरेस्ट ले रहे हो? क्या हर कस्टमर से इतने ही फ्रैंक होते हो आप? नोआ ने कहा, यहाँ कस्टमर आते ही कहाँ हैं, इस हफ्ते तुम पहली हो। जॉनी ने कहा, देखो मुझे कुछ डिसीजन लेने हैं, अगर तुम मुझे अकेला छोड़ दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। नोआ उठकर जाने लगा और कहा, हो सके तो सबसे मुश्किल फैसला लेना, इससे यूनिवर्स तुम्हें कभी ना कभी रिवॉर्ड ज़रूर देगी। जॉनी को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, देखो मुझे अभी पता चला है कि मेरी माँ के बॉयफ्रेंड ने 30 साल पहले उन्हें मार दिया था और मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। और वैसे भी मुझे तुम जैसे बूढ़े आदमी की मदद की ज़रूरत नहीं है। बताओ मुझे तुम्हें कितना पैसा देना है? नोआ को ये सब सुनकर बड़ी हैरानी हुई है। वो उससे उसकी माँ के बारे में जानना चाहता है कि वो कौन थी, पर जॉनी गुस्से में चली गई। वो बंदूक लाई है। इसे वो बेन को मारने की सोच रही है और यही वो फैसला है जिसे लेने की वो सोच रही है। इतने में ईजे यहाँ आ गया। यहाँ जॉनी ने ईजे को बताया कि किस तरह बेन ने उसे बेवकूफ़ बनाया और उसे ही पागल घोषित कर दिया। वो तो बेन को मारने निकल पड़ी है पर ईजे ने उसे रोका, अपने प्यार का इजहार किया। जॉनी ने अब यह ख्याल छोड़ दिया है। वो ईजे के साथ कार में वापस जा रही है, उसके साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करने। यहाँ ईजे ने कहा, तुम मुझसे मेरा पूरा नाम नहीं पूछोगी? जॉनी ने कहा, क्या फ़र्क पड़ता है? ईजे ने बताया, मेरा पूरा नाम एडी जेम्स उल्ला है। मैं विक और सियरा का बेटा हूँ। जॉनी ने कहा, तुम ये किन लोगों के नाम ले रहे हो? ये लोग कौन हैं और तुम कौन हो? ईजे ने बताया, मेरे पिता का दूर का रिश्ता था तुम्हारी माँ के साथ। जॉनी ने इसकी डिटेलिंग जाननी चाहिए। ईजे ने बताया, तुम्हारी माँ के दूसरे हस्बैंड नोआ की पहली वाइफ हेलेन के दूसरे पति विक का मेरी माँ सियरा के साथ अफेयर हुआ था और उस अफेयर से मैं हुआ। जॉनी ने कहा, तुमने ये सब अब बताया है, कहीं हम रिलेटेड तो नहीं? ईजे ने बताया, नहीं भी और हैं भी। जॉनी गुस्से में आ गई और कहा, अभी के अभी कार रोक दो। वो कार से उतरी और कहा, तुमने मुझसे झूठ बोला, मैं अब तुम्हारे साथ वियना नहीं जाने वाली। ईजे ने उसे मनाते हुए कहा, मेरी सेकंड मदर हेलेन के माँ बाप के यहाँ मैं बड़ा हुआ हूँ और ये लॉबस्टर रोल को रिस्टोर करने में मैंने मदद की है। अब तुम कार में बैठोगी प्लीज़? जॉनी ने साफ इनकार कर दिया और कहा, नहीं, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। ईजे ने कहा, तो अब तुम अपने हस्बैंड के पास जाओगी? जॉनी ने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम, मैं वहाँ भी नहीं जाने वाली। इसके बाद उसने ईजे को जाने को कह दिया और वापस पहुंची है लॉबस्टर रोल। यहाँ नोआ टेबल्स की सफाई कर रहा है। अब दोनों एक दूसरे के पास बैठे हैं। अब दोनों को ही एक दूसरे के बारे में पता चल चुका है कि ये दोनों कौन हैं, इनका क्या नाता है। नोआ ने कहा, तुम्हारे पिता कोल ने हमेशा इस बात को कहा कि बेन ने एलिसन को मारा है, पर हमने कभी उसकी नहीं सुनी। जॉनी को हैरानी हुई है। उसने कहा, पर उन्होंने तो हमेशा मुझे अलग कहानी सुनाई थी। वे कहते थे कि एलिसन क्रेजी थी, वो उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे पर वो बचा नहीं पाए, और ये भी कहा कि हम दोनों उसके बिना ही बेहतर हैं। नोआ ने कहा, तुम्हारे पिता एक अच्छे इंसान थे, वो हमेशा तकलीफ़ में रहे। इसमें मैं भी कसूरवार हूँ। मैं यहाँ अपनी बड़ी बेटी की शादी के बाद आ गया था 30 साल पहले। खैर, तुम्हें इतने सालों बाद देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने तुम्हें अपने इन हाथों में खिलाया है। मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ कि तुम कैसी हो। जॉनी ने कहा,
मैं एक कोस्टल इंजीनियर हूँ, लोगों को डूबने से बचाती हूँ, पर मेरे अंदर अभी भी ट्रॉमा है। नोआ ने कहा, तुमने ये सब अपनी माँ से इनहेरिट किया है। जॉनी को नोआ ने बताया कि किस तरह जब एलिसन जॉनी को छोड़ कर गई थी और जब 6 महीने बाद वापस आई और उसे पाने के लिए कितनी लड़ाई लड़ी, खुद को ह्यूमिलेट कराया। ये सब जानकर जॉनी को अचंभा हुआ क्योंकि लुइजा और कोल ने इस बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने तो ये कहा था कि एलिसन अब उसे नहीं चाहती थी, पर नोआ ने उसकी गलतफहमी दूर की। उसने कहा, उसने वो सब कुछ किया जिससे वो तुम्हें पा सके। वो तुम्हें अपने से बेहतर ज़िंदगी देना चाहती थी और वो सफल भी हुई। तुम्हारे लिए उसने बहुत मुश्किलें झेली। बातों बातों में जॉनी ने बताया कि वो अपना परिवार छोड़ चुकी है। उसके अंदर एलिसन के एलिमेंट्स बहुत परेशान करते हैं। नोआ ने कहा, कई बार बच्चे उस जर्नी को फिनिश करते हैं जिसे उनके बड़ों ने शुरू किया था। वे उनकी गलतियों से सीखते हैं। देखो जॉनी, अपना परिवार छोड़ना, किसी नए को ढूंढ लेना बहुत आसान है। किसी नए की आंखों में अपने आप को री इन्वेंट करना और भी अच्छा लगता है, पर ये सब टेम्परेरी होता है। तुम अपने परिवार के पास जाओ, वो फैसला लो जो इस समय तुम्हें मुश्किल लग रहा है। चीज़ें धीरे धीरे अपने आप आसान हो जाएंगी। जॉनी की आंखें इस समय नम थी। और अब विटनी की कहानी। शादी हो चुकी है। जब वो अपने भाई बहनों और कोलिन के साथ खाने की टेबल पर थी, तब मार्टिन ने बताया कि डैड यहाँ आए थे। उन्होंने सारी वेडिंग प्लान की और फिर चले गए। ये जानकर उसे बुरा लगा। पहले तो उसने कहा, वो यहाँ आए और मुझे बताया ही नहीं। फिर गुस्से के भाव लेकर बोली, उन्हें मेरी शादी में नहीं होना चाहिए था। वैसे वो हैं कहाँ? कोलिन ने कहा, यहीं पास के मेमोरी होटल में। वो तो तुम्हें देखकर ही यहाँ से गए थे, पर तुम्हारे सामने नहीं आए क्योंकि तुम नहीं चाहती थी। उन्होंने तो मेरी माँ के लिए प्लेन की टिकट भी करवा दी। ये सब जानकर विटनी को गुस्सा आया है, इस बार अपने आप पर। वो कई बार कितनी सख्त हो जाती है अपने डैड के लिए, अपनी मॉम के लिए। इतने में ब्रूस आया। उसकी इच्छा है कि वो दुल्हन के साथ डांस करे। विटनी उसके साथ डांस कर रही थी, तभी उसने पूछा, थैंक गॉड मैं आपको याद हूँ। क्या किसी को माफ़ करना आसान है? ब्रूस ने कहा, नहीं, पर उसे माफ़ ना करके अपने अंदर गुस्से की आग जलाने से तो आसानी है। इस बात ने विटनी को प्रभावित किया। वो अब अपने पिता को माफ़ कर देना चाहती है। जो हुआ सो हुआ। वो कुछ भी करके नोआ को उसके बाप होने के दर्जे से वंचित नहीं करना चाहती। इसलिए उसने हार मान ली है और नोआ को एक पिता का हक देने का फैसला किया है। पर इस समय उसे ब्रूस की मदद चाहिए। ब्रूस अब एक नाटक करेगा विटनी और बच्चों के लिए, ताकि वो यहाँ से जा सकें। थोड़ी देर में पास के एक पूल में वो कूद गया। उसके पीछे मार्गारेट कूदी उसे बचाने। बाकी लोग भी कूदे। बाकी बच्चों ने प्लानिंग के हिसाब से इस मौके का फ़ायदा उठाया। किसी ने केक लिया, किसी ने शैम्पेन। अलग अलग चीज़ों के साथ ही पहुँचे हैं मेमोरी होटल दौड़ते हुए। इन्होंने खिड़की से देखा कि नोआ और हेलेन एक ही बिस्तर पर हैं। ये देखकर सभी बच्चे बड़े खुश हुए। विटनी ने कॉलिन को गले से लगाया। सभी बाहर की बेंच पर बैठ गए और इन दोनों के बाहर आने का इंतज़ार केक खाते हुए और शैम्पेन पीते हुए करने लगे। सब खुश हैं कि उनके माँ बाप अब फिर से साथ हैं। इसी के साथ कहानी अब जॉनी के समय में पहुंची है। यहाँ जॉनी ट्रेन में बैठकर वापस जा रही है अपने पति और बच्चों के पास, जबकि नोआ एक कब्र के आगे बैठकर एक बुक पढ़ रहा है, मोनटॉग। ये बुक उसकी छोटी बेटी स्टेसी ने लिखी है। वो रोज़ इस कब्र के आगे बैठ जाता है और बुक को वहीं से पढ़ता है जहाँ उसने पिछली बार छोड़ा था। स्टेसी ने अपने माँ बाप के ऊपर किताब लिखी है कि किस तरह वे रियूनाइट हुए और सब बदल गया। नोआ इसे पढ़ने के बाद जैसे तैसे उठा। उसे उठने में बड़ी मुश्किल आती है, पर जब वो कब्र से उठा तब कब्र पर लिखा था हेलेन कैथलीन सोलवे। वो 2051 में ही जा चुकी है, कोल से 2 साल पहले। बगल में एक ब्रूस की कब्र है और उसके बगल में मार्गारेट की भी है। नोआ लकड़ी के सहारे चलता हुआ जा रहा है। इधर जॉनी अपने घर के आगे खड़ी है। उसे डर लग रहा है कि वापस अपने उस घर में जाए या ना जाए, पर नोआ की बातों ने उसे बहुत कुछ सिखाया है। वो थोड़ी चली ही थी कि दोनों बच्चियाँ उसे दौड़ते हुए गले से लगाने को दौड़ी। जॉनी ने उन्हें गले से लगाया और रो पड़ी। पॉल भी आया। वो भी जॉनी को अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता। जॉनी ने उससे माफ़ी मांगी और उसके गले से लग गई। पॉल ने उसे गले से लगाया। दोनों बच्चियां थिया और मैडलिन आकर इन दोनों से लिपट गई। इधर नोआ झाड़ियों के रास्ते समंदर के किनारे पहुंचा है। वो समंदर की लहरों को देखे जा रहा था। बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा था जबकि नोआ उस पर नाचे जा रहा था। पास में ही लाइट हाउस है जो शुरू से ही हमें इस कहानी में दिखता रहा है। और इसी नोट पर ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। जॉनी का वापस अपनी फैमिली के पास चले जाना सिंबॉलिक है। एक तरह से वो नोआ के पास में जाकर उस मोमेंट को जी रही थी जहां नोआ ने हेलेन को छोड़कर गलती की थी, पर जॉनी ने उस भूल को सुधार लिया। वो अपनी फैमिली के पास चली गई और सारा जीवन उसी फैमिली के साथ बिताया। इस कहानी में जॉनी बेन को सजा देने जा रही थी, उसे मारकर, पर बाद में उसने ऐसा नहीं किया।
बेन की सबसे बड़ी सज़ा ये है कि उसे ज़िंदा ही छोड़ दिया जाए। किसी गिल्ट के साथ जीना, इससे बड़ी सज़ा भला और क्या हो सकती है। नोआ को राइटर ने अभी तक ज़िंदा रखा है ताकि वो अपनी गलतियाँ दूसरों को ना करने दे। अपनी नेक्स्ट जनरेशन में उसने कम से कम एक घर यानी जॉनी का घर बर्बाद होने से बचा लिया। ये कहानियाँ, ये किरदार हमारे ही समाज से उठाए जाते हैं। हम कोल को देखकर उसे प्यार कर सकते हैं, एलिसन को देखकर उसे नफरत कर सकते हैं, पर सच तो यह है कि ये सब कैरेक्टर्स हम में हैं। ये हमें देखना चाहिए कि हम अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं। कहीं किसी और को हासिल करने के लिए हम किसी को तकलीफ तो नहीं दे रहे। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम नोआ और एलिसन से अलग नहीं हैं। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।